हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या द्रौपदी। आज हम सीबीटी का चैप्टर कराएंगे अधिगम का। ठीक है, जैसे कहते हैं लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें प्राइमरी और जूनियर दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अधिगम वक्र लर्निंग कर्व। ठीक है, अधिगम वक्र का अर्थ समझते हैं क्या होता है। सीखने की प्रक्रिया में समय के साथ होने वाली उन्नति या अवनति को ग्राफ के माध्यम से दर्शाना। ठीक है, जो भी हमने सीखा है उसमें कितनी उन्नति हुई है, कितनी अवनति हुई है, उसको एक ग्राफ के माध्यम से हम दर्शाते हैं तो वो होता है हमारा अधिगम वक्र या लर्निंग कर्व। ठीक, दूसरा पॉइंट समझते हैं। यह सीखने की गति, मात्रा और दर में होने वाले उतार चढ़ाव को दर्शाता है, जो ये बताता है कि अभ्यास के साथ प्रदर्शन में कैसे सुधार या कमी आ रही है। जैसे जैसे हम सीखने में अभ्यास करते हैं तो हमारी क्या होती है, उन्नति होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम अभ्यास करना बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं तो क्या हो जाती है, अवनति हो जाती है। सीखने की जो क्षमता होती है हमारी डाउन हो जाती है। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक थे गेट्स व अन्य नाम से आता है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। क्या है इनकी डेफिनेशन? सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, उन्नति की सीमा को एक ग्राफ पे प्रदर्शित करते हैं। ये किसने कहा है? गेट्स व अन्य। ठीक है, ये पूछी गई है कई बार एग्जाम में, इसे ध्यान रखना। ठीक, अधिगम वक्र की मुख्य बातें कौन कौन सी, उसे समझना है। पहला हमें अर्थ समझना है। अर्थ क्या होता है? यह सीखने की क्रिया की प्रगति का एक चित्रात्मक निरूपण है, मतलब ग्राफिकल है, कि जो सीखने का प्रोसेस है हम ग्राफ के माध्यम से बताएंगे उसे कि कितनी अवनति हुई है, कितनी उन्नति हुई है। ठीक, उद्देश्य इसका क्या है? उद्देश्य है ये दर्शाता है कि किसी कार्य को बार बार करने से उसमें कितना सुधार हो रहा है। हमारा उद्देश्य क्या है कि कोई भी कार्य अगर हम बार बार करते हैं तो उसमें कितना सुधार हो रहा है, उसे हम किस पर दर्शाते हैं? ग्राफ पर दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये उद्देश्य हो गया। प्रकृति क्या है इसकी? सीखने की गति हमेशा समान नहीं होती है। सीखने की गति हमेशा समान नहीं होती है। जैसे हमने आज कोई टॉपिक सीखा, कल हमारा मन नहीं है, हो सकता है हमें मोटिवेशन नहीं मिला हो सकता है हमें थकान हो गई हो, तो हम क्या करेंगे, उसमें हमारा सीखने में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो आज जो हमने सीखा है कल हम उतना नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो एक जैसी नहीं होगी, उतार चढ़ाव होते रहेंगे। यह कभी तेज, कभी धीमी या कभी रुक सकती है। ठीक है, जब सीखने की गति रुक जाती है तो उसे हम कहते हैं, ठीक है, ना तो उन्नति होगी ना ही अवनति होगी। क्या होगा? सीखने की गति में रुकावट पैदा हो जाएगी, तो रुकावट को हम कहते हैं पठार। क्या बन गया? पठार बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अधिगम वक्र के प्रकार। ये हमारे चार प्रकार होते हैं। अधिगम वक्र के कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार होते हैं, समझते हैं। पहला है हमारा समान निष्पादन वक्र, जिसे हम सरल वक्र भी कहते हैं। सरल वक्र में जो सीखने की गति होती है वो एक समान होती है। कैसी होती है? एक समान होती है, उतार चढ़ाव नहीं होता है। ठीक है, कर्व के माध्यम से अगर हम समझते हैं तो इसका जो कर्व बनता है वो ये होता है। ठीक है, ये हमारा समय है और ये हमारा अधिगम। ठीक, सीखने की जो प्रक्रिया है वो कैसी है? एक समान है, सीधी है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आपका क्या है, समान निष्पादन वक्र अगर पूछा जाता है तो आपको यही बताना पड़ेगा कि सीखने की गति लगातार एक समान रहती है। ठीक है, अगर फिगर पूछा जाता है तो ये बात। दूसरा है हमारा उन्नतोदर वक्र, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव कर्व। ये क्या होता है कि शुरुआत में सीखने की गति तेज और बाद में धीमी हो जाती है। मतलब स्टार्टिंग में कैसी होती है? तेज होती है और बाद में धीमी हो जाती है। इस वक्र को घटनशील वक्र तथा नकारात्मक वक्र भी कहते हैं। ठीक है, इसका फिगर हम कैसे समझेंगे?
इसका फिगर जो होगा वो होगा ये, ठीक। ये हमारा समय होगा, ये हमारा अधिगम होगा, ठीक। अब सीखने की गति क्या कराएंगे, शुरुआत में सीखने की गति तेज, ठीक है, तो यहां से लेंगे, शुरुआत में तेज होगी और बाद में कैसी होगी, धीमी पड़ जाएगी, ठीक है, नीचे को आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि अभ्यास में हमारी कमी नहीं हो, ठीक है, इसीलिए ग्राफ क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो शुरुआत में सीखने की गति तेज और बाद में धीमी हो जाती है। इस वक्र को घटनशील ये नाम से पूछा गया है कई बार कि घटन वक्र किसको कहते हैं, ठीक है, तो घटन वक्र कहते हैं कि शुरुआत में सीखने की गति तेज होगी और बाद में धीमी हो जाएगी, ठीक है, या इसे नकारात्मक वक्र भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में तो तेजी से सीखा लेकिन बाद में धीमा पड़ गया, ठीक है, तो कैसा हुआ, नकारात्मक हुआ, नेगेटिव हुआ, या ऋणात्मक भी इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अनुत्तोदर वक्र नाम से भी आ सकता है। एक नाम ये हो गया, एक घटनशील वक्र हो गया, एक नकारात्मक वक्र हो गया और एक उत्तर वक्र। ये इसके एक ही नाम है, ठीक है, किसी भी नाम से ये पूछा जा सकता है। तीसरा हमारा वक्र है नतोदर वक्र, जिसे कॉन्वेक्स कर्व भी कहते हैं, ठीक। शुरुआत में सीखने की गति धीमी और बाद में तेज हो जाती है, ठीक। हमें शुरुआत कहां से करनी होती है, जीरो से, ठीक है, तो शुरुआत में कैसी होती है, धीमी, लेकिन बाद में जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाते हैं, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं, हमारी सीखने की गति कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो होता है हमारा नतोदर वक्र, ठीक। और ये क्या होगा हमारा, ये धनात्मक होगा। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में धीमी थी लेकिन बाद में पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, मतलब जल्दी सीख रहा है, ठीक है, ज्यादा सीख रहा है, तो बाद में तेज हो जाता है, तो ये धनात्मक वक्र भी से बोलते हैं, ठीक है। इस वक्र को धनात्मक वक्र तथा अवतल वक्र भी कहते हैं, उसे उत्तल वक्र, इसे अवतल वक्र, ठीक है, और धनात्मक, ये इसके तीन नाम हैं, धनात्मक वक्र, अवतल वक्र और नतोदर वक्र, ठीक है, या किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, ठीक। फोर्थ है हमारा मिश्रित वक्र। कौन सा है हमारा, मिश्रित वक्र, मिक्स्ड कर्व। इसमें सीखने की गति कभी तेज तो कभी धीमी होती है, ठीक है, कभी तेज होती है तो कभी धीमी होती है। इस वक्र को हम एस प्रकार का भी वक्र बोलते हैं, स्पाइरल वक्र भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि कभी ज्यादा सीखता है तो कभी कम सीखता है, कभी ज्यादा सीखता है कभी कम सीखता है, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मिश्रित वक्र, ठीक। इसका अगर हम फिगर देखेंगे, ग्राफ के माध्यम से देखेंगे तो ये बनेगा, ये समय होगा, ये अधिगम, और ये हमारी जो सीखने की गति है वो कैसी होगी, एस प्रकार की होगी, कभी ज्यादा सीख रहा है तो कभी कम, फिर ज्यादा सीखा फिर डाउन हुआ, फिर ज्यादा सीखा, ठीक है, तो ये हमारा हुआ मिश्रित वक्र। ये समझ में आ गया, इसे सिलीदार वक्र या एस प्रकार का वक्र भी कहते हैं। तो हमारे चार हो गए, निष्पादन, समान निष्पादन वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र, ठीक। नेक्स्ट है हमारा सीखने का पठार, जो मैंने भी बताया था कि जब हम अभ्यास करना छोड़ देते हैं या कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है तो वहां पर सीखने की गति क्या होती है, रुक जाती है। तो रुकना जब होता है तो उसे हम कहते हैं पठार, ठीक। समझते हैं, समझते हैं, अधिगम की वह अवस्था जहां सीखने की गति पूरी तरह रुक जाती है। मैंने क्या बताया कि कहीं ना कहीं आपके अभ्यास में कमी रही होगी, कहीं ना कहीं आपके प्रैक्टिस में कमी रही होगी, ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, गति पूरी तरह रुक जाती है और निरंतर अभ्यास के बावजूद भी प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं दिखता, ठीक। तो ये होता है हमारा सीखने का पठार। ये देखो अधिगम वक्र पर यह हिस्सा एक सपाट क्षैतिज रेखा में के रूप में दिखाई देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो अधिगम का पठार होता है वो कैसा दिखता है, सपाट क्षैतिज रेखा के रूप में दिखता है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट कर लेना। सीखने के पठार में जब पठार बनता है तो कैसा दिखता है, सपाट क्षैतिज रेखा में। उसमें ऑप्शन होंगे कि सपाट ऊर्ध्वाधर होगा, क्षैतिज होगा, ट्रायंगुलर होगा, स्पाइरल होगा, इस तरीके। लेकिन आपको क्या करना है, क्षैतिज रेखा में, मतलब ये इस तरीके से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टाइप।
जैसे समझते हैं फिगर के माध्यम से देखते हैं हम, ये समय हो गया और ये अधिक, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, तो ये जो लाइन बनेगी हमारी छेदे वाली, ये होगा हमारा सीखने का पठार, ठीक है। यहाँ पर ना तो अवनति होगी ना ही उन्नति होगी, सीखने की गति क्या होगी, रुक जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पठार। अब समझिए मुख्य विशेषताएं, पठार की क्या मुख्य विशेषताएं कौन सी से समझते हैं अच्छे से। पहली है हमारी स्थिरता, कौन सी है, स्थिरता। यह सीखने की प्रक्रिया में एक ठहराव की स्थिति है। सीधी सी बात है कि जब सीखने की गति रुकेगी तो क्या होगा, ठहराव होगा, रुकावट। ठहराव की स्थिति है, ये किसकी विशेषता होगी, अस्थायी। यह अक्सर एक अस्थायी चरण होता है जिसे सही बदलावों से दूर किया जा सकता है। अगर सीखने में पठार बनता है तो हम मोटिवेशनल के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा अभ्यास करते हैं, तो क्या होगा, कुछ हद तक कहीं ना कहीं पठार टूटने की संभावना बन जाती है, ठीक है। तब या तो हमें मोटिवेशनल मिले या फिर हम प्रैक्टिस करें, ठीक। तो सही बदलावों से दूर किया जाएगा। अस्थायी चरण है, स्थायी नहीं कि पठार बन गया तो बन गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। शून्य प्रगति, इस दौरान सीखने की दर लगभग शून्य हो जाती है। जब पठार बन गया, सीखने की उन्नति अवनति खत्म हो गई, तो फिर क्या होगा, शून्य प्रगति होगी, न सीखेगा न डाउन होगा, क्या होगा, शून्य, जीरो, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्षैतिज सपाट लाइन बना दी कि ना तो सीख रहा है और ना ही भूल रहा है, बिल्कुल पठार बन गया, कांस्टेंट है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस दौरान सीखने की गति लगभग शून्य, ठीक। पठार बनने के प्रमुख कारण, अब ये समझना है हमें कि पठार बन क्यों रहा है, ठीक है। हमने समझ लिया पठार, उसकी विशेषताएं समझ ली, अब ये पठार बन क्यों रहा है ये और समझे। देखो, थकान, फटीग, शारीरिक या मानसिक थकान सीखने की क्षमता को सीमित कर देती है। कहीं ना कहीं हम ज्यादा वर्कलोड हो जाता है तो हम क्या महसूस करने लगते हैं, थकान महसूस, फटीग महसूस करने लगते हैं। तो फिर क्या होगा, आपको प्रैक्टिस करने का, अभ्यास करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा और आप क्या करोगे, सो जाओगे, नहीं सीखे आप, आपने प्रैक्टिस नहीं की। तो कहीं ना कहीं थकान की महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें, पठार बनने में। दूसरा, प्रेरणा की कमी, कार्य में रुचि न होना या उत्साह कम हो जाना। किसी भी कार्य को जब हम करते हैं, अगर उसमें हमें रुचि नहीं है, हमें बाहर से मोटिवेशनल नहीं मिल रहा है, हमें उस कार्य को सीखने में उत्साह नहीं महसूस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस कार्य को नहीं सीखेंगे, क्या होगा, पठार, ठीक है। क्या बन जाएगा, पठार बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रेरणा, और वहीं हमें मोटिवेशन मिल जाता है, प्रेरणा मिल जाती है किसी के द्वारा, तो हमारा पठार दूर होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है पुरानी आदतों का संघर्ष। जब पुरानी सीखी हुई बातें नई चीजों को सीखने में बाधा डालती हैं, जब पुरानी सीखी हुई बातें नई चीजें सीखने में बाधा डालती हैं, तो वो होते हैं हमारी पुरानी आदतों का संघर्ष। हमने ड्राइविंग की है राइट हैंड पर, ठीक है। विदेशों में क्या करते हैं हम, राइट हैंड पर, राइट हैंड पर अपने देश में करते हैं ड्राइविंग, लेकिन हम विदेश में जाएंगे तो कहीं कहीं कहाँ क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड। तो हमने सीखा हुआ तो है कि जब पुरानी सीखी हुई बातें नई चीजों को सीखने में बाधा डालती है तो क्या बनता है, अब हमने सीखा है राइट हैंड पर, हमें मिल जाए लेफ्ट हैंड पर, तो क्या होगा, पठार बन जाएगा, हम उसका यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पुरानी आदतों का संघर्ष भी इसमें रुकावट पैदा करता है। दोषपूर्ण शिक्षण विधि, एक ही उबाऊ तरीके से सीखना या गलत तकनीक का इस्तेमाल करना क्या होता है, पठार बनने की संभावना बढ़ाता है। अब जो माहौल है वो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, एआई का प्रयोग हो गया, ठीक है, हर जगह। तो ये जो सीखने का उबाऊ तरीका है, जो मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि हम सहज महसूस नहीं करते हैं, सीखने की इच्छा ही नहीं होती, उबाऊ हो जाते हैं,
हमने शिक्षण विधि का प्रयोग किया है, हम ठीक से टीएलएम यूज नहीं कर रहे हैं तो बच्चा नहीं सीखेगा, क्या होगा, पठार बन जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम बच्चे से रिलेटेड उसके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड करके उसे अच्छे टीएलएम का प्रयोग करके अगर हम सिखाने का प्रयास करेंगे तो कुछ हद तक उसका पठार बनने की संभावना खत्म हो जाएगी। ठीक है, अच्छे से हमें क्या करना है, टीएलएम का यूज करना है। अच्छी शिक्षण विधि, खेल विधि सबसे अच्छी विधि होती है, खेल खेल के माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। तो अच्छी शिक्षण विधि और अच्छे टीएलएम का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा पठार दूर होता है। ठीक है, तो दोस्तों शिक्षण विधि कहीं ना कहीं इसमें बाधा आती है। नेक्स्ट है कार्य की जटिलता, कि बच्चे को कार्य हमें डिवाइड कर देना चाहिए, कि एक साथ हम अगर बच्चे को वर्क दे देते हैं, लोड दे देते हैं तो क्या होगा, उसका इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर हम उसी कार्य को टुकड़ों में देते हैं तो क्या होगा, वो ठीक से कर लेगा। और हमने एक साथ दे दिया क्या होगा, पठार बन जाएगा। ठीक, तो कार्य की जटिलता भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है पठार बनने में। कैसे, कि जब सिखाया जाने वाला विषय व्यक्ति की मानसिक या शारीरिक सीमा से अधिक कठिन हो जाता है तो क्या होता है, पठार बनता है। और इस पठार को दूर करने के लिए कि कोई भी कार्य अगर हम देते हैं तो उसे टुकड़ों में डिवाइड कर पार्ट कर हम बताते हैं, सिखाते हैं तो बच्चा जल्दी सीख जाता है और पठार नहीं बनता है। ठीक है, इसके निवारण के उपाय है कि पठार को हम कैसे दूर कर सकते हैं। पहले हमने पढ़ा पठार बनने के कारण, अब हमें क्या करना है, इसके निवारण के उपाय। देखो कैसे समझते हैं इसे, कि शिक्षण की नई और रुचिकर विधियों का प्रयोग करना, अच्छे टीएलएम का प्रयोग करें, खेल विधि का यूज करें। ठीक है, रुचिकर विधियों का यूज करें। सीखने की प्रक्रिया के बीच में उचित विश्राम लें ताकि थकान दूर हो सके। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू आप बच्चे को सिखाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बीच बीच में क्या है, गैप ले। ठीक है, आपका अगर 45 मिनट का लेक्चर है तो उसमें कम से कम 2 बार गैप ले, कि बच्चों से बातें करें कि वो जानते क्या है, उससे रिलेटिव हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करें तो बच्चा अच्छे से सीखेगा और जो उसका पठार बन रहा था वो आसानी से दूर हो जाएगा। ठीक है, छोटे और स्पष्ट लक्ष्य बनाकर उत्साह और प्रेरणा बनाए तो पठार दूर हो जाएगा। मैंने बताया था कि टुकड़ों में अगर पार्ट कर डिवाइड करके हम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं तो बच्चे के पठार बनने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। ठीक है, उत्साह और प्रेरणा तब बढ़ेगी जब हम छोटे और स्पष्ट लक्ष्य बनाकर बच्चे को सिखाएंगे। ठीक, तो ये हमारा आज का टॉपिक लर्निंग कर्व समाप्त होता है। ठीक है, अगर समझ में आता है तो हमारे दिव्य रुद्रा चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो जरूरत है, आवश्यकता लग रही है, आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर आप इस वाले टॉपिक पर एक वीडियो बनाइए। बाकी में इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे लर्निंग कर्व से संबंधित वो सारे ऑब्जेक्टिव की वीडियो में जल्द ही अपलोड कर पाऊंगा। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब